तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 10.4। कल की क्लास में हम लोग समझे थे 10.4 का थ्योरम। ये क्या है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में कल क्या होता है ये समझे थे, इसका थ्योरम और प्रॉपर्टी समझे थे। आज डायरेक्ट हिसाब क्या करा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इतना तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करें। क्या कर दिया ना यहाँ पे सॉल्यूशन में, बहुत सिंपल कर दिया। वेक्टर ए गिवन है आई कैप 7 जे कैप प्लस में 7 के कैप एंड वेक्टर बी गिवन है 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। क्या करा, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करें। तब वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी फाइंड करने के लिए करा, तो इसको लिख देंगे आई जे और के। वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते, थ्योरम में कल हम लोग समझे थे। वेक्टर ए के कोएफिशिएंट आई माइनस में जे और 7 और प्लस में 7, ये हो गया। वेक्टर बी के कोएफिशिएंट लिखेंगे 3 माइनस 2 2, ये हो गया। ए क्रॉस बी निकालने का एक तरीका होता है। अब यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट तोड़ देंगे, आई कैप 7 दूनी 14 और माइनस में 7 दूनी 14, तो माइनस माइनस 15 और माइनस में जे कैप, तो 1 गुना 2 2 और माइनस में 7 21 प्लस में के कैप, तो ए माइनस में 2 और 7 21, ये आ गया। इसको लिख ले तो यहाँ पे घट जाएगा तो 0 आई कैप, इसको घटा ले तो माइनस 19, तो माइनस माइनस प्लस में 19 जे कैप, और यहाँ पे घटा ले तो प्लस में 19 के कैप, ये आ गया। क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हम लोग को फाइंड क्या करना, फाइंड करने के लिए मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वाई। तो इसका मॉड फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। क्या हो जाएगा, मॉड में अंडर रूट, इसका मॉड हम लोग लिख लेंगे 0 आई कैप 19 जे कैप, 19 जे कैप प्लस में 19 के कैप, ये हो गया। और इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पे 19 का स्क्वायर और प्लस में 19 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 19 का स्क्वायर, राइट। 2 इंटू 19 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर 19 और 2 रह गया, ये आ गया मॉड वेक्टर ए। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 19√2। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है ना, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा, सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंब दिशा में मात्रक सदिश कह रहा है, कहाँ ज्ञात करने के लिए, जब वेक्टर ए गिवन है 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप एंड वेक्टर बी गिवन है आई कैप 2 जे कैप माइनस में 2 के कैप। ए वेक्टर बी गिवन, हम लोग को करा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब इकाई सदिश। तो पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी, हम लोग को ए प्लस दोनों वेक्टर को ऐड कर लीजिए, तो आई को आई के साथ जोड़ेंगे तो 4i, जे को जे के साथ जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 जे कैप, और के को के साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 के का। ए फाइंड कर लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी घटा लेंगे, तो वेक्टर बी को घटा लेंगे वेक्टर ए में, तो आई को आई के साथ घटाएंगे 2 आई कैप, जे को इसके साथ घटाएंगे तो 0 जे कैप हो जाएगा, इसको के साथ घटाएंगे प्लस में 4 के कैप। ए फाइंड कर लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है लंब, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख ले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब सदिश की दिशा में
कि लंब दिशा में मात्रक सदिश। क्या हो जाएगा फॉर्मूला वेक्टर ए, इसका हो जाएगा एन कैप, इसको बोलें क्या एन कैप। तो एन कैप बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अब बटा में मॉड वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हो जाएगा। तो इसका क्रॉस निकाल के इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा मात्रक सदिश। तो आई हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो दोनों का क्रॉस फाइंड करने के लिए आई और जे के लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है 4 4 और 0। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या 2 0 और 4। अब इसका डिटरमिनेंट तोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस में 0 माइनस जे कैप। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 0 प्लस में के कैप नहीं तो ये आ जाएगा 0 4 दूनी 8 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 आई कैप माइनस में 16 जे कैप माइनस में 8 के कैप ए आ गया। तो ए मिल गया वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ए मिल गया। अब हम लोग इसका मॉड निकाल तो ए हम लोग क्या ज्ञात कर लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व रख कर लेते और यहाँ पे सॉल्व करते इसको रख कर लेते। अब इसका क्रॉमॉड निकाल लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 16 का स्क्वायर करेंगे और माइनस प्लस में यहाँ भी 16 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर ये आ जाएगा अंडर रूट। अब इस 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा नहीं 16 का स्क्वायर 256 ये आपका 16 यहाँ पे 36 96 और ये आ जाएगा 16 तो 9 6 15 256 आ जाएगा 256 और ये भी आ जाएगा 256 और ये 64। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 576। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 576 किसका है 24 का है। तो इसका हम लोग क्या फाइंड कर लिए मॉड फाइंड कर लिए क्या फाइंड कर लिए मॉड फाइंड कर लिए। अब हम लोग फॉर्मूला जानते इसको रफ कर लेते अब हम लोग फॉर्मूला जानते इसका लंब इकाई सदिश। तो एन कैप बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अब बटा में मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अक्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ए लिख दिए। अब इसका वैल्यू ना यहाँ पे फाइंड है 16 आई कैप माइनस में 16 जे कैप माइनस में 8 के कैप और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आया 24। अब ऊपर से ना यहाँ पे क्या ना ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है 8 तो मिल जाएगा 2 आई कैप माइनस में 2 जे कैप और माइनस में के कैप नीचे में मिल गया 24 8 दिया 24 ये आ गया। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 2/3 आई कैप माइनस में 2/3 जे कैप और माइनस में 1/3 के कैप। इस 3 को इसमें और इसमें डिवाइड कर ले। ये आ गया लंब इकाई सदिश लंब दिशा में मात्रक सदिश किसका इसका। यही तो कह रहा था ज्ञात करने के लिए ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है
क्या है वेक्टर ए? वेक्टर ए क्या है? मात्रक सदिश। यहाँ पे ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। वेक्टर ए मात्रक सदिश है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। वेक्टर ए करा एक मात्रक सदिश है। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है मतलब इसका मापांक 1 है। फिर करा आई के साथ क्या ना π/3, जे के साथ π/4, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करें। ए करा बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे क्या ना मान लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट कह लीजिए कि वेक्टर ए जो मात्रक सदिश वो मात्रक सदिश है a1i b1j और c1k है। ए मान लिए a1 b1 और c1 ए मान लिए यहाँ पे हम लोग इसको। अब ए मानने के बाद अब यहाँ पे क्या ना इसका मात्रक सदिश निकाल लीजिए। वेक्टर ए का मात्रक सदिश, वेक्टर ए का मात्रक सदिश। अब हमें थीटा ज्ञात करना और घटक निकालना है, तो इस सदिश का मात्रक सदिश निकालिए। वेक्टर ए का मात्रक सदिश क्या होता है? वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए होता है। और अब यहाँ पे वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए, तो यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए क्या गिवन है? a1i b1j और c1k ए गिवन है। और मॉड वेक्टर ए का मॉड a1i प्लस में b1 जे या यहाँ पे तो मॉड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 गिवन है। तो a1i प्लस में b1j प्लस में c1k ये हम लोग निकाले। वेक्टर ए का क्या? मात्रक सदिश ए निकल गया। ठीक है यहाँ पे। तो अब यहाँ से वेक्टर ए का दिक् को ज्या ज्ञात कर लेंगे। क्या निकाल लेंगे? दिक् को ज्या। तो वेक्टर ए का दिक् को ज्या क्या होता है? आई के कोफिशिएंट, जे के गुणांक, जे के कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। ये हम लोग लिख लिए किसका? वेक्टर ए का दिक् को ज्या। क्या लिख दिए? वेक्टर ए का दिक् को ज्या। ये हम लोग ज्ञात कर ले वेक्टर ए का दिक् को ज्या। तो वेक्टर ए का दिक् को ज्या को क्या से सूचित करते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। क्या से सूचित करते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस अल्फा बराबर कितना? a1, कॉस बीटा बराबर कितना? b1, कॉस गामा बराबर कितना? c1। ये हम लोग ज्ञात कर ले कॉस अल्फा, ये इसको बोलते हैं दिक् को ज्या। तो दिक् को ज्या को सूचित करते कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। तो कॉस अल्फा ये हम लोग का फाइंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो ए कॉस अल्फा मतलब ए अल्फा, बीटा और गामा लिख ले। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन से? अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते प्रश्न से कि वेक्टर ए किसके साथ? आई के साथ कितना? π/3, जे के साथ π/4, जे के साथ कितना? जे के साथ π/4 और के साथ न्यून कोण क्या ना थीटा बनाता है। न्यून कोण थीटा बनाता है। मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि अल्फा बराबर कितना? π/3, बीटा बराबर मतलब जे के साथ कितना? π/4 और गामा के साथ कितना बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। क्या कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। जे के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये क्लियर है। तो अब इसमें रख लेंगे कॉस अल्फा का वैल्यू π/3, तो a1 फाइंड हो जाएगा। कॉस बीटा का वैल्यू π/4, तो b1 प्राप्त हो जाएगा। कॉस गामा का वैल्यू थीटा इक्वल टू c1 प्राप्त हो जाएगा। राइट। तो यहाँ से a1 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू? π/3 होता है मतलब 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 a1 का वैल्यू। कॉस 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 a b1।
कॉस थीटा इक्वल टू C1, ये ऐसे रह जाएगा, ये इसी तरीके से रह जाएगा, ये रह गया। अब हम लोग जानते हैं कि मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए बराबर क्या है 1। तब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मापांक क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मापांक ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर ए का मापांक क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस में C1 स्क्वायर, ये हो गया। दोनों तरफ क्या कर दीजिए या मॉड वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है 1, ए रह गया अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। अब ना यहाँ से दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर 1 बराबर A1 का वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर, B1 का वैल्यू क्या 1/√2 का स्क्वायर, C1 मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बराबर 1/4 मतलब 1/2 अब प्लस में ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। क्या यहाँ से रफ कर सकते, इसको रफ कह लेते हैं, ये रफ कह लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बराबर में एलसीएम लेंगे कितना 4, एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा और 1 अब प्लस में 2 अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 3/4 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो माइनस में 3/4 बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लीजिए 4 माइनस में 3 बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1/4 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को ए साइड लाएंगे, ए तरफ क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/4 और कॉस थीटा, इसका रूट क्या मिल जाएगा 1/2 कॉस थीटा, एक प्लस माइनस में मिल जाएगा 1/2 और कॉस थीटा ए। तो यहाँ से हम लोग चल देंगे क्या ना 1/2 कॉस थीटा, तो कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस कैंसिल लिख देंगे 60 इक्वल टू थीटा, 60 मतलब π/3 ए थीटा का वैल्यू क्या निकल गया π/3, मतलब ये ना थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा π/3, और इसी को तो कॉस थीटा को ही हम लोग क्या बोले थे C1 निकल गया क्या 1। फिर करा वेक्टर ए का घटक, वेक्टर ए का घटक क्या ना A1 क्या फाइंड हो गया 1/2, B1 क्या 1/√2 और C1 क्या फाइंड हो गया 1/2, ये हो गया आंसर। कोण भी निकल गया और घटक भी निकल गया, ये तो कर रहा था थीटा का मान गया, थीटा गया π/3 60 डिग्री और ए का घटक। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को समझने लायक था, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे, ये बहुत सिंपल करा, इतना बराबर इतना दर्शाए तो LHS हम लोग चल देंगे क्या ना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, ए है। अभी दोनों को क्रॉस कर लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर इसको इसके साथ कह लेंगे, अब प्लस में वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, अब माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर इसके साथ अब माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ए हो गया। तो हम लोग सभी जानते हैं प्रॉपर्टीज में कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है 0, यदि सेम वेक्टर के साथ क्रॉस होता है उसका वैल्यू 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रहने देंगे, और ये हम लोग सभी जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्या होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको इतना इक्वल टू लिख सकते
क्या ना प्लस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यदि माइनस में वेक्टर बी क्रॉस है तो इसको चेंज करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। सेम के साथ क्रॉस है, इसका वैल्यू 0। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। यही तो प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखें क्या करा, लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि इतना क्रॉस इतना इक्वल टू क्या है 0 ए गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 दिखाना। तो इसको क्या गिवन है ना, इसको 2i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 27k कैप। अब क्रॉस में इसको लिख दीजिए i कैप प्लस में लैम्डा j कैप प्लस में म्यू के कैप इक्वल टू क्या है ना 0 वेक्टर है ए। तो इसका क्रॉस हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या ना डिटर्मिनेंट यूज कर लीजिए, आई जे और के ए लिख दिए, या वेक्टर को लिख लीजिए 2 6 और 27 और इस वेक्टर को लिख लीजिए 1 आई के कोफिशिएंट 1, जे के कोफिशिएंट लैम्डा और के कोफिशिएंट म्यू। ये लिख दिए बराबर में क्या है 0 वेक्टर, 0 वेक्टर ए। तब इसको यहाँ पे लिख लेंगे आई, डिटरमिनेंट तोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 म्यू और माइनस में 27 लैम्डा, 27 लैम्डा। ये हो जाएगा माइनस में जे कैप तो 2 म्यू और माइनस में 27 अब प्लस में के कैप, क्या हो जाएगा प्लस में के कैप। तो यहाँ पे 2 लैम्डा और माइनस में 6, 2 लैम्डा माइनस 6 जी वेक्टर आपका क्या ना ये 0 वेक्टर ए लिख लेंगे। तो ए आपका आ गया। तो इसको लिख सकते 6 म्यू या यहाँ पे और एक चीज रख सकते हैं। तो ये 0 को ना इस तरह से लिख सकते हैं, 0 वेक्टर को आई प्लस 0j प्लस में 0 के, ये ऐसे तरह से लिख सकते हैं। 0 को वेक्टर में लिख दिए। तो अब यहाँ से लैम्डा क्या भी किसका वैल्यू फाइंड करना, लैम्डा का और म्यू का ए वैल्यू फाइंड करना। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों वेक्टर क्या है इक्वल वेक्टर है। तो आई के कोफिशिएंट के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। 27 लैम्डा इक्वल टू क्या, इक्वेशन इसको फर्स्ट बना लीजिए और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इक्वल। तो माइनस में 2 म्यू माइनस में 27 इक्वल टू क्या 0 और यहाँ से हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 के कोफिशिएंट के बराबर कह लिए। और यहाँ से इसको माइनस में क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस प्लस में 27 इक्वल टू 0। तो माइनस में 2 म्यू बराबर में माइनस में 27 माइनस कट गया तो म्यू बराबर 27 बाई क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 2 लैम्डा बराबर 6 तो लैम्डा बराबर क्या हो गया 3। ये क्या हो गया लैम्डा बराबर 3। तो म्यू का वैल्यू 27/2 और लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 3। यही तो कर रहा था ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 क्या करा ना, इसका 6 में बहुत सिंपल है, इसको समझने वाली बात है। करा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यदि दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 और करा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, तो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आपका क्या निष्कर्ष निकाल सकते। मतलब ये कंडीशन में ये दिया हुआ डॉट इक्वल टू 0 क्रॉस इक्वल टू 0, तो क्या बता सकते हैं कि इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा वेक्टर है, इसको इसके बारे में करा निष्कर्ष करने के लिए। तो इसका निष्कर्ष करने के लिए क्या हम लोग समझ सकते कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 कब कब होता है, या तो वेक्टर ए 0 होगा तब इसका डॉट 0 हो सकता है, या वेक्टर बी 0 होगा तब ये दोनों का डॉट 0 हो सकता है, या वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के तब ये क्या हो सकता है दोनों का डॉट 0। इसमें 3 संभावना। इसमें एक क्रॉस करने पे 0 कब कब हो सकता है, यदि वेक्टर ए 0 होगा तब भी क्रॉस 0 होगा
वेक्टर बी या वेक्टर बी 0 होगा तब दोनों का क्रॉस 0 हो सकता है, या वेक्टर ए पैरेलल हो किसके, वेक्टर बी के, तब होगा 0। यहाँ से इसके लिए ये 3 संभावना तब 0 होगा और क्रॉस के लिए 3 संभावना तब 0 होगा। तब वेक्टर ए 0 हो सकता है, इसमें भी 0 होगा, तब दोनों का क्रॉस क्या हो जाएगा 0। या वेक्टर बी 0 हो सकता है, तब भी दोनों का डॉट क्रॉस भी क्या होगा 0 होगा। यदि वेक्टर ए यहाँ परपेंडिकुलर हो जाए, कोई वेक्टर ए मतलब ए मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो समांतर नहीं, जब समानांतर हो जाएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ये दो वेक्टर नहीं हो सकते, परपेंडिकुलर और समानांतर नहीं हो सकता है, या तो वेक्टर ए 0 होगा या वेक्टर बी 0 होगा। यही निष्कर्ष निकला, ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आंसर। तो हम लोग ये समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कराना कि मान लीजिए सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्रमशः इतना 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 के रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाए कि इतना इक्वल टू इतना। शो करा हम लोग को क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन में समझना पड़ेगा कि वेक्टर ए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, a1i b1j और प्लस में c1k। वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, b1i b2j मतलब a1 a2 और e है a3, b1 b2j और प्लस में b3 के कैप है। अब वेक्टर सी दिया हुआ c1i c2j और प्लस में c3 के। ए वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया हुआ, तब करा दर्शाए ये साबित करना। तो ये साबित करना हम लोग को क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी, ये साबित करना। तो ये साबित करने के लिए LHS चलेंगे, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पहले हम लोग को ज्ञात, यहाँ पे बी प्लस सी है, तो ए ना इसका ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आई जे और के ए लिख लेंगे। अब वेक्टर ए क्या हो जाएगा, a1 और a2 और a3। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दोनों को जोड़ लेंगे, तब b1 c1 आई कैप और फिर हो जाएगा b2 प्लस में c2 जे कैप हो जाएगा, अब प्लस में b3 और प्लस में c3 के कैप। ए आ गया क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ए लिख लेंगे b1 प्लस में c1, b2 प्लस में c2, b3 प्लस में c3। ये हम लोग कह लिए LHS। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, ए लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिटरमिनेंट तोड़ेंगे, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, आई कैप और इसका डिटरमिनेंट हम लोग तोड़ लेंगे इसके साथ। तो a2 और b3 और प्लस में a2 c3, ये हो गया। हाँ, अब माइनस में ए वाला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a3 b2 और माइनस में a3 c2, ये हो गया इसके साथ। अब क्या करेंगे, माइनस में जे कैप। अब इसको डिटरमिनेंट तोड़ लेंगे, यहाँ पे इसको तोड़ लेंगे और ये लिख लेंगे a1 b2 अब प्लस में a1 c2, अब माइनस में ए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो ए माइनस में a3 b1 प्लस में माइनस में ही हो जाएगा a3 c1, ये आ गया।
फिर प्लस में के और ए डिटरमिनेंट तोड़ लेंगे तो A1 B2 अब प्लस में A1 C1 अब माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में A2 B1 और माइनस में A2 C1 ए आ गया। तो ए निकल गया क्या, डिटरमिनेंट क्या मिल गया, LHS। ए हम लोग फाइंड कर लिए LHS। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHS। RHS में क्या है, वेक्टर A और क्रॉस में वेक्टर B और प्लस में वेक्टर B वेक्टर A क्रॉस में वेक्टर C ए है। तब इसका डिटरमिनेंट इसका क्रॉस निकालने के लिए यहाँ पे डिटरमिनेंट और प्लस में इसका निकालने के लिए डिटरमिनेंट ए लिख लेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, I J और K वेक्टर ए गिवन है क्या, A1 A2 और A3 और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर बी गिवन है B1 B2 और B3 I J और K वेक्टर ए गिवन है, नहीं वेक्टर ए गिवन है क्या, वेक्टर ए गिवन है A1 A2 और A3 और C1 यहाँ पे C1 C2 और C3 ये वेक्टर सी लिख दे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट तोड़कर और जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा। तो कह देंगे LHS इक्वल टू RHS। इसका डिटरमिनेंट खुद से तोड़ लेंगे, डिटरमिनेंट तोड़ने के लिए आता होगा क्योंकि अब वेक्टर पर डिटरमिनेंट तो पढ़ लेंगे होंगे। तो एक डिटरमिनेंट हम लोग तोड़ लेंगे और इसका दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे क्या आएगा, इसके बराबर आएगा। तो ए आ जाएगा LHS बराबर RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा सॉल्यूशन में, यदि वेक्टर A इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर B इक्वल टू 0, वेक्टर A इक्वल टू 0 और वेक्टर B इक्वल टू 0, तब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू 0 हो। क्या विलोम सत्य है, क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या एक विलोम सत्य है, मतलब यहाँ पे विलोम सत्य नहीं है, ऐसा करना चाहिए था, यहाँ पे सत्य है तो उदाहरण दीजिए कि उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये तो आपका सत्य है, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि वेक्टर A 0 है तो इसका क्रॉस ऑलरेडी क्या मिलेगा, 0। यदि वेक्टर यहाँ पर वेक्टर B 0 है तो अब भी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। एक यहाँ पे यह हो सकता है कि यदि वेक्टर A 0 नहीं हो, विलोम का सत्य होना जरूरी नहीं है, ऐसा होता, विलोम का सत्य होना ऐसा सत्य असत्य हो, विलोम का यहाँ पे कह सकता था क्वेश्चन, क्या विलोम या असत्य हो, तब उदाहरण सहित अपने उत्तर की क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। मतलब यदि वेक्टर A 0 नहीं हो अथवा वेक्टर B भी 0 नहीं हो, तब एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि उसका क्रॉस क्या आ जाए, 0। अगर विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, तब मतलब ये 0 अगर नहीं है तब ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि उसका क्रॉस क्या हो जाए, 0। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग मान लेंगे, क्या ले लीजिए, 2i 3j और इसको ले लीजिए k। और एक हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एग्जाम्पल वेक्टर B ले लीजिए, और वेक्टर B हम लोग ले लेंगे 4i और प्लस में 6j और प्लस में 2k। ए ले लिए हम लोग, क्या ना, वेक्टर A और वेक्टर B। अब इसका यदि हम लोग क्रॉस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। आप लोग क्रॉस करके खुद से देखेंगे इसका क्या आ जाएगा, 0। तो ये दोनों वेक्टर A और वेक्टर B समानांतर ले ले, देखिए ना, जो वेक्टर A है वही वेक्टर B है, केवल दुगना कर दिया। तो इस तरह के कोई भी वेक्टर ले सकते तो उसका क्रॉस क्या आएगा, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझने से पहले यहाँ पे कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। और क्या ना, यदि त्रिभुज लिया हुआ है A B और C, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, ये वेक्टर A है,
यह वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग फाइंड करना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। क्या कह सकते, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या ये बोल सकते 1/2 मॉड वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी, ये बोल सकते हैं। या बोल सकते 1/2 वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी, ये बोल सकते। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दो साइड का, कोई भी दो साइड ले ले, ये दोनों साइड या ये दोनों साइड या ये दोनों साइड, दो साइड का क्रॉस का मॉड बाई 2 ही क्या कहलाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फॉर्मूला, कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे, सब एक ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यदि कोई चतुर्भुज रहा, क्या रहा, चतुर्भुज, किसी प्रकार का चतुर्भुज हो, ए बी सी और ए डी, तो समांतर चतुर्भुज ले लेते। यदि आपका यहाँ पे क्या ले ले, समांतर चतुर्भुज, ए समांतर चतुर्भुज ले लिए, ए बी सी और डी, ए भुजा बी है और ए भुजा क्या ना बी है, तो ए भी ए होगा और ए भी बी, क्योंकि समानांतर है। तो ए समांतर है तो इसका कह दे चतुर्भुज समानांतर, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब साइड दिया हुआ हो तो एडजेसेंट साइड हो जाएगा मॉड वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यदि इसके विकर्ण दिया हुआ हो, क्या विकर्ण, D1 और ए D2, वेक्टर D1 और वेक्टर D2, एक विकर्ण दिया हुआ हो, तब कहे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2। क्या हो जाएगा, वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल। यदि भुजा दिया हुआ है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड हो जाएगा। यदि विकर्ण दिया हुआ तो 1/2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर D1 क्रॉस मॉड वेक्टर D2। ये हो जाएगा फॉर्मूला जब चतुर्भुज फाइंड करना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना। तो ये हम लोग समझिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि एक त्रिभुज, क्या करा क्वेश्चन नंबर 9 कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात जिसके शीर्ष, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में आपको ग्राफ बनाकर ही दिखाते हैं, और ए ले लिए शीर्ष ए बी और ए ले लिए सी। तो ए गिवन है 1 1 2, बी गिवन है 2 3 5, सी गिवन है 1 5 और 5, ए गिवन है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 2i प्लस में 3j और प्लस में 5k कैप, और माइनस में वेक्टर ए क्या हो जाएगा, i कैप j कैप और प्लस में 2k कैप। अब इसको घटा लेंगे तो ये मिल जाएगा i कैप और माइनस j, तो प्लस में 2j कैप और यहाँ पे प्लस में 3k कैप। ए फाइंड हो गया वेक्टर ए बी। क्या फाइंड हो गया, वेक्टर ए बी। अब हम लोग वेक्टर ए बी फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या, आई कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 5k कैप, माइनस में वेक्टर बी तो 2i कैप 3j कैप प्लस में 5k कैप, ए कह लिए। अब इसको ना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको रफ कर लेते हैं।
तो वेक्टर BC, वेक्टर BC क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में आई कैप, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, प्लस में 2j कैप, और यहाँ पे प्लस में 0k कैप। ये वेक्टर BC फाइंड करें। अब हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 AB, वेक्टर AB क्रॉस में वेक्टर BC, क्रॉस में वेक्टर BC का मॉड, एक फॉर्मूला लगा लेंगे। तो 1/2, तो ये क्या ना, मॉड निकालना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा वेक्टर A क्रॉस में वेक्टर BC। तो इसका क्रॉस निकालने के लिए I, J और K ए लिख लेंगे। वेक्टर AB के कोएफिशिएंट 1 2 3, तो 1 2 3। वेक्टर BC के -1 to 0, -1 to 0। अब इसका डिटरमिनेंट तोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा 0 और माइनस में 6, माइनस में j, 0 प्लस में 3 और प्लस में k कैप। तो ए आ जाएगा -2 और प्लस में 2 ए आ जाएगा। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे माइनस में 6i और माइनस में 3j और प्लस में 4k। ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया वेक्टर AB अक्रॉस में वेक्टर BC। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC का। इसका मापांक क्या हो जाएगा, 6 का 6 छक 36, 3 का 9 और 4 का 4 चक 16। अब इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा ना, इसको जोड़ेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 9 6 15, 15 6 कितना 21, और ए आ गया यहाँ पे 4 4 2 और 6 61 आ गया, नहीं तो ए 61 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको रफ कर ले, लिख सकते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 वेक्टर AB क्रॉस में वेक्टर BC। तो ए हो जाएगा 1/2 वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC का वैल्यू क्या आ गया √60। ए हो गया आंसर, तो ए हो गया आंसर, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। 10 में क्या कराना, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते, ए बना लिए समांतर चतुर्भुज ABC और D। फिर करा जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं A और A होता, संलग्न भुजाएं A और A हो जाएगा। समझ गए, संलग्न भुजाएं जो लगातार हो, एक ही भुजा से जाता हो, वो संलग्न भुजाएं। क्या दिया हो, भुजाएं सदिश। इस AB भुजा का वेक्टर दे दिया, वेक्टर A क्या दिया हुआ I J कैप प्लस में 3k का, मतलब भुजा AB का वेक्टर में दे दिया भुजा AB को, और वेक्टर BC को क्या दे दिया वेक्टर B, वेक्टर B क्या गिवन है 2I 7j कैप प्लस में k कैप, एक गिवन है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चतुर्भुज का फॉर्मूला अभी ज्ञात समझे, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले दोनों भुजा का क्या निकालना पड़ेगा क्रॉस। तब ए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालने के लिए I J और K ले लेंगे। तब वेक्टर A 1 -1 और 3, 1 -1 3 ए लिख लिए। वेक्टर B 2 -7 और 1। अब इसका डिटरमिनेंट तोड़ लेते हैं, तो I कैप तो -1 7 21 माइनस में 7 j कैप, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में 6 प्लस में k कैप, ये मिल जाएगा माइनस में 7 और प्लस में 2। तो यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस में वेक्टर B बराबर ए आपका आ जाएगा 20 I कैप, और यहाँ पे प्लस में 5 j कैप, और यहाँ पे माइनस में 5 k कैप। ए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, क्या मैग्नीट्यूड
तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसको जोड़ ले तो 400 कितना आ गया 50। एक फाइंड हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमें चाहिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला था मॉड वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। अभी हम लोग समझे थे इसका पॉइंट। तो क्षेत्रफल क्या आया अंडर रूट 450। ए हो गया आंसर। इसको बोल सकते 9 पच्चे 45। तो 9 पच्चे 45 इसी तरह से आंसर छोड़ देंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखें क्या करा ना। मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार है कि इसका मॉड वेक्टर ए का वैल्यू 3 गिवन है, मॉड वेक्टर बी का वैल्यू 2/3 यह गिवन है। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मापांक कितना होगा 1 होगा। इसका मात्रक 1 है, मतलब इसका मापांक 1 है। यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा है, इसमें बीच का कोण कौन सा होगा ओ करा। तो यहाँ पे बीच का कोण, तो बीच का कोण इसमें कौन होगा ओ। तो हम लोग जानते हैं दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन थीटा, या ये भी जानते मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। प्रॉपर्टीज में पढ़ाया गया था मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा ए होता। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और क्या होता मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या है 1 और इसका वैल्यू क्या गिवन है 3 और इसका वैल्यू क्या गिवन है और √2/3 और ए साइन थीटा रह गया 3 कैंसिल 1 इधर आ जाएगा √2। तो ए मिल गया साइन थीटा। साइन कितना डिग्री का होता है 1/2, तो साइन 45 डिग्री 45 डिग्री। ए लिख देंगे साइन थीटा, साइन कैंसिल हो जाएगा तब 45 बराबर क्या थीटा, साइन कैंसिल 45 बराबर थीटा। 45 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/4 थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/4। कोई ऑप्शन है क्या, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 में क्या करा कि क्वेश्चन नंबर 12 का शीर्ष दिया हुआ और करा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आयत का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के। आयत का क्षेत्रफल वेक्टर ए बी क्रॉस में वेक्टर बी सी का ये फॉर्मूला लगा लेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज आज हम लोग कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 10.4। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में मिसलेनियस में विविध प्रश्नावली 10 में। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।